कर रहे हैं टोपोआइसोमरेजेस। ठीक, तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम होते हैं उनका जो सिर्फ ये कहना कि हाँ वो कटिंग करते हैं, या तो वो सिंगल निक कॉज करेंगे और या तो डबल निक कॉज करेंगे। निक से यहाँ मतलब क्या होता है, दो वर्ड म्यूटेशंस में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, निक और गैप, पर यहाँ पे बात हो रही है निक की। निक का मतलब होता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड का कट जाना या ब्रेक हो जाना, उसको हम कहते हैं निक। गैप का मतलब होता है कि भाई कोई डीएनए है, ठीक है, उसमें से कोई 80 बेस पेयर यहाँ पे एडेनिन थाइमिन थे, वो उसको निकाल के काट के आपने अलग कर दिया, यानी ये जो दो स्ट्रैंड हैं आपने यहाँ पे ऐसे कटिंग की और इस सेगमेंट को ऐसे बाहर निकाल दिया, ठीक है, और कुछ ऐसा फिर हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये आपने गैप क्रिएट कर दिया। पर डीएनए में अगर आपने एक सिर्फ जो फॉस्फोडाइस्टर आप जानते हैं, शुगर फॉस्फेट जो बनाते हैं, वहां पे कट किया है तो वो कहलाता है निक। तो टोपोआइसोमरेज जो है वो एक तरह से निक ही जनरेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान में रखने वाली ये बात है, क्योंकि टोपोआइसोमरेज इन वीवो और इन वीवो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि टोपोआइसोमरेज जो है रेप्लिकेशन प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मदद करते हैं। थोड़ा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कैसे मदद करते हैं, क्योंकि जब रेप्लिकेशन मूव करता है, रेप्लिकेशन होता है, तो जब भी फॉर्क आगे मूव करता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में भी अगर हम देखें, जब डीएनए से आरएनए की बनाने की तैयारी हो रही है, ये हमारा आरएनए बन रहा है, तो भी आगे होते होते क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट हो रही है। इस तरह की और आगे जब इतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो इसको हटाने के लिए, इसको रिलैक्स करने के लिए, कि पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को रिलैक्स करने के लिए, या निगेटिव सुपर कॉइलिंग भी जो हो गई है उसको रिलैक्स करने के लिए कौन से एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम। ठीक, अब बात ये आज की डेट में कह सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम के रूप में इसकी स्टडी उभरती जा रही है, इसलिए हमारे सामने कहीं ना कहीं बहुत सारे और टोपोआइसोमरेजेस सामने आते जा रहे हैं। ठीक, नई नई डिस्कवरीज हो रही है इनके नामों की, ठीक है, इनके मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन के आधार पे। तो इतनी स्टडी हो किस लिए रही है, ठीक है, तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अभी समझ लिया कि ये रेप्लिकेशन प्रोसेस और ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हेल्प करा रहे हैं। पर अगर रेप्लिकेशन को ना कराना हो तो आप क्या कर सकते हैं, या ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करना हो या कुछ ऐसा करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा ड्रग आप बना सकते हैं, ऐसा ड्रग आप डेवलप कर सकते हैं जो कि इस टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम को क्या करे, ब्लॉक कर दे, खराब कर देगा। तो जब ये ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन फेनोमेना ब्लॉक हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा भाई हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये नॉर्मल मैकेनिज्म को इंटरप्ट करने के लिए ऐसा ड्रग आप नहीं बनाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, के किनके लिए बना सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, राइट। अब बैक्टीरिया बॉडी में गया, वो बहुत तेजी से रेप्लिकेट कर रहा है, तो आप उसके टोपोआइसोमरेज एंजाइम को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक सवाल और उठना चाहिए, एक सवाल और जनरेट होना चाहिए कि अगर हम ऐसा ड्रग बनाएंगे जो कि बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन के प्रोसेस को ब्लॉक कर दे, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया में भी क्या होगा, टोपोआइसोमरेज एंजाइम होगा जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में इनके मदद कर रहा होगा। और टोपोआइसोमरेज, आपने ऐसा ड्रग बनाया, मान लीजिए दिस इज योर येलो, आपने ड्रग बनाया और आपने क्या किया कि ये जो ड्रग है जाके टोपोआइसोमरेज को ब्लॉक कर देगा इसके। अब ये क्या होगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, बट द पॉइंट इज दिस, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो टोपोआइसोमरेज आपने बनाया, सॉरी जो ड्रग आपने बनाया वो तो आप पे भी तो काम कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन में भी तो वो टोपोआइसोमरेजेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जैसा प्रोसेस हो रहा है, तो कहीं ये ड्रग उसको ना इनहिबिट कर दे। तो यहाँ पे बात आती है कि आप उन टोपोआइसोमरेज को टारगेट करेंगे जो कि सिर्फ बैक्टीरिया में, वो आप में ना पाए जा रहे हो। तो ये क्या हो गया कि ये इसीलिए इंटरेस्ट
बढ़ता गया कि भाई हम इस तरीके के ड्रग डेवलप कर सकते हैं कि जो ऐसे टोपोआइसोमरेज को ब्लॉक करे जो कि बैक्टीरिया में पाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पे काम हो रहा है। प्लस क्या काम हो रहा है, कैंसर थेरेपी पे भी काम हो रहा है। तो अभी वो हम लोग आगे बात करेंगे कि ये कैसे काम करेगा उन चीज़ों में भी। तो अभी हमने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताया कि किस तरीके से टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम, ये आपके दिमाग में डालने के लिए कि क्वेश्चंस भी अब जनरेट हो रहे हैं और प्लस जो है इस पे काम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो उस पे क्वेश्चंस भी जनरेट होने लगते हैं। तो पहले ये सेट होना दिमाग में, व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर टू स्टडी। ठीक, और टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम जो है रेप्लिकेशन के समय भी इनका जिक्र करेंगे। जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन पढ़ें, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ें या यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ें, ठीक, तो जैसे ही आप ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, आप तमाम एंजाइम्स जो है उसको याद करना शुरू करते हैं कि ये जो एंजाइम जो है रेप्लिकेशन में ये काम कर रहा है। तो उसमें एक और नाम आता है, ये रेप्लिकेशन में ये मदद कर रहा है, तो ये भाई एक तरह से वहाँ का भी सोर्स हो गया कि भाई टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम हम लोगों को रेप्लिकेशन में भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग आज ही रेप्लिकेशन में भी जो बात होती है, वो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग आज की ही डेट में पढ़ेंगे। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब रेप्लिकेशन प्रोसेस जब हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना, तो रेप्लिकेशन में हम लोग टोपोआइसोमरेजेस को वहां पे उतना डिटेल फिर डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको इस तरह से अच्छे से समझ लेना है कि वहां का भी काम आज आप रिलेट कर पाए। टोटलिटी में हमारे पास सामने आ गई कि ड्यूरिंग इन विवो सिस्टम, जब भी कोई चीज़ अंदर काम कर रही है, रेप्लिकेशन चल रहा है, ट्रांसक्रिप्ट, तो उस समय इस तरीके के कॉइलिंग्स होना, सुपर कॉइलिंग होना या कैटेनेन का फॉर्मेशन होना। कैटेनेन मीन्स कि भाई जब दो रेप्लिकेशन के बाद जब दो डॉटर डीएनए बन गए, तो दो डॉटर डीएनए वो इस तरीके से इंटैंगल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इनको अलग करना होगा, तभी आपको दो डीएनए मिलेंगे। एक ये डीएनए मिल जाएगा और एक दो डॉटर डीएनए मिलेंगे, नहीं तो जुड़े ही रहेंगे। तो इनको भी अलग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टोपोआइसोमरेजेस। ठीक है, इस तरह का नॉट क्रिएट हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? टोपोआइसोमरेजेस। यहीं पर आपकी जॉब जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है वो ये एस्पेक्ट आ जाता है कि जो भी टोपोआइसोमरेजेस आप पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है या यूकैरियोट में प्रेजेंट है, प्लस कौन क्या क्या उनके नाम हैं, किस तरह से वो कैटेगराइज किए गए हैं और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। क्या रोल प्ले कर रहे हैं, यानी वो पॉजिटिव सुपर कॉइल हटा रहे हैं या नेगेटिव सुपर कॉइल हटा रहे हैं। जैसा हम लोगों ने कहा, टोपोआइसोमरेजेस का काम क्या होता है? रिलैक्स करना। तो रिलैक्स का मतलब आप समझ चुके हैं, रिलैक्स डीएनए क्या होता है। आप ये भी समझ चुके हैं स्ट्रेंड डीएनए क्या होता है, सुपर कॉइल। तो जाहिर सी बात है टोपोआइसोमरेजेस का काम क्या होगा कि भाई नेगेटिव या पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को, इस तरह की सुपर कॉइलिंग को हटाया जाए, कैटेनेन को हटाया जाए, नॉट्स को हटाया जाए। ठीक है, क्योंकि इस तरह से नॉट भी रहेगा तो क्या होगा, डीएनए अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा जो चीज़ उसको काम करनी है। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें, तो as the strands of DNA are separated at the replication fork, the double-stranded DNA in front of the fork become increasing positively supercoiled. ठीक, ये जस्ट अभी हम लोगों ने बात की। If the DNA strands remain unbroken, अगर unbroken आपने किया है, उसको कटिंग नहीं कर रहे हैं, तो लिंकिंग नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिडक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, Thus, as the helicase DNA helicase proceed, DNA helicase क्या होता है? जो कि रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट करने में मदद करता है। उसके और हम लोग फंक्शंस को देखेंगे, फिलहाल अभी हम लोग यही चीज़ देख सकते हैं। द डीएनए मस्ट अकोमोडेट द सेम लिंकिंग नंबर विद इन अ स्मॉलर एंड स्मॉलर नंबर ऑफ बेस पेयर। तो अब क्या होगा कि भाई अब यहाँ पे लिंकिंग नंबर जो है चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि क्लोज्ड है। अब आप जो है जितना, जैसे दो रस्सियों को आप अलग करते जाएंगे, तो अब क्या होगा कि वो ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है या रिथ बढ़ते जाएंगे तो सुपर कॉइलिंग ज़्यादा होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि लिंकिंग नंबर तो मेंटेन रखना है। अब लिंकिंग नंबर को मेंटेन करने के लिए क्या हो रहा था, अभी हम लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ के आए हैं,
तो लिंकिंग नंबर को उतने ही मेंटेन करने के लिए रिथ ज़्यादा होते जाएंगे। जब रिथ ज़्यादा होता जाएगा तो रिथ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस तरह की सुपर कॉइलिंग होती जाएगी, और ये सुपर कॉइलिंग ज़्यादा होगी तो फिर क्या हो जाएगा, डीएनए डैमेज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ को समझाया गया है। Indeed, for the DNA in front of the replication fork to remain relaxed, one DNA link must be removed for every 10 base pair of DNA unwound। अब इस बात को हम लोग सिंपली ये समझ सकते हैं कि भाई अब आगे जब डीएनए ये रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है तो मूव करने के लिए यहाँ पे फिर इस तरह की सुपर कॉइलिंग को तुरंत हटाना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक, उसमें कौन काम करने वाला है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। तो डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम के पास क्या कैपेबिलिटी होती है, दे आर कैपेबल, यानी वो पूरी डीएनए टोपोलॉजी को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, यानी सुपर कॉइलिंग को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ठीक, और ये बहुत भाई दे आर यूबिक्विटस, मतलब नॉर्मली ये काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और सेल्यूलर सर्वाइवल के लिए इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए यहाँ पे ये सिंपल टर्म है पर इसको याद नहीं रहे, सेल्यूलर सर्वाइवल, यानी कि अगर डीएनए टोपोआइसोमेरेज में म्यूटेशन आ गया, ठीक है, तो यहाँ से और आगे के क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। म्यूटेशंस आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, वो ज़्यादा काम करने लगा, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं डीएनए टोपोआइसोमेरेज, ठीक है, अगर उसका लॉस हो जाए, यहाँ आप लोग म्यूटेशन में, आप लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे लॉस ऑफ फंक्शन एंड गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और ये आप लोग जानते हैं कि भाई कोई भी चीज है अगर कुछ एकदम काम ना करे तो भी प्रॉब्लम है और ज्यादा काम करे तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन में क्या होगा, रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा, रेप्लिकेशन बहुत तेजी से ये प्रमोट करेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर क्या चीज हो सकती है, सेल्स कैसी डेवलप होने लगेंगी, कैंसरस सेल्स डेवलप होने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कैंसरस सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल बहुत तेजी से वो डिवाइड करती हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली तेजी से वो डिवाइड करने लगती है। तो अब ये गेन ऑफ फंक्शन, भाई अब जब कोई चीज डिवाइड कर, सेल अगर डिवाइड कर रही है, डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया, उसको रेप्लिकेट भी उतनी ही स्पीड से करना पड़ेगा। जब रेप्लिकेशन उतनी ही स्पीड से होगा तो किसको काम करना पड़ेगा ज़्यादा, टोपोआइसोमेरेज को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यानी टोपोआइसोमेरेज इस केस में क्या कर रही है, इस तरह से म्यूटेट हो गई है कि गेन ऑफ फंक्शन हो गई है। ठीक है, उसने गेन ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन, यानी म्यूटेशन की वजह से गेन ऑफ फंक्शन हुआ। तो अब क्या है, क्योंकि हम लोग सेल साइकिल में देखते हैं कि क्या होता है, कैंसरस सेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, कुछ चीज़ों का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, कुछ चीज़ों का गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो टोपोआइसोमेरेज गेन ऑफ फंक्शन करके क्या हो जाता है, कैंसर सेल्स के फॉर्मेशन को और प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो हमने जो ड्रग की बात की, ठीक है, अभी हम लोग ड्रग की बात कर रहे थे, तो अब आपको धीरे धीरे रिलेट करना है। तो यानी अब साइंटिस्ट को ऐसा ड्रग बनाना पड़ेगा कि उसको टोपोआइसोमेरेज को ही डिसरप्ट करना है, राइट, उस पर आपको काम करना पड़ेगा कि ये काम भाई ना करे। तो जब ये काम नहीं करेगा तो कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में जहां नॉर्मल फंक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो उस पेशेंट को आप थोड़े ना देंगे। जिस पेशेंट में इस तरह का कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, वहां पे टोपोआइसोमेरेज बहुत ज़्यादा काम कर रही है, रेप्लिकेशन कर रही है, उस इंसान को क्या करना पड़ेगा, आप ये इस तरह के ड्रग बना के, या जो लोगों ने बनाए गए हैं कि वो टोपोआइसोमेरेज को इनहिबिट कर दे, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन ना हो। तो एक हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स का भी एग्जाम्पल देखा कि आप बैक्टीरिया को अगर मारना चाहते हैं तो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, इन्फेक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसमें क्या है, उसमें टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है। तो आप ड्रग बना सकते हैं, तो वो जो ड्रग है वो क्या कहलाएगा, ये एंटीबायोटिक कहलाएगा, ये एंटीबायोटिक कहलाएगा, जो कि टोपोआइसोमेरेज को डिसरप्ट कर रहा है, जिससे बैक्टीरिया मर जाएगा, वो रेप्लिकेशन नहीं करेगा। और एक ड्रग आप क्या बना सकते हैं, कीमोथेरेपी के लिए बना सकते हैं, जिसमें टोपोआइसोमेरेज पर काम कराइए और क्या करिए, उसके गेन ऑफ फंक्शन को
वो करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग रिलेट करते जाएंगे चीज़ों को। हम लोग अभी अपने टोपोआइसोमरेज तक ही हम लोगों को सीमित रहना है ताकि हम लोग चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, ठीक। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से उस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंकिंग, यहाँ पे बेस पेयर्स थे, ठीक है। तो अब ये जो है रिलैक्स डीएनए है, बी डीएनए है, तो 360, राइट, डिवाइडेड बाई 10 कर दिया इन्होंने, तो लिंकिंग नंबर निकाल दिया इन्होंने, कितना निकाल दिया, लिंकिंग नंबर 36। तो रिलैक्स डीएनए में लिंकिंग नंबर बराबर ट्विस्टिंग नंबर होता है 36। रिलैक्स डीएनए में कोई भी रिथ नहीं होता है, दैट इज 0। दिस यू नो वेरी वेल, या प्रैक्टिस्ड है। पर अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टोपोआइसोमरेज हम लोगों ने यूज किया। टोपोआइसोमरेज ने क्या कर दिया, लिंकिंग नंबर को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, 32 कर सकता है। जब भी कोई कट लगेगा उस केस में लिंकिंग नंबर चेंज हो सकता है। तो अब क्या है, तो ट्विस्टिंग नंबर 36 रहा, लिंकिंग नंबर 32 हुआ, तो रिथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज सच। फिर ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हुई थी, रिथ -4 दिया हुआ है, यहाँ पे रिथ -4 दिया हुआ है। पर अगर आप रिथ 0 कर दें, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे रिथ, यहाँ पे अप कटिंग नहीं की गई है। ये जो स्टेप आप देख रहे हैं यहाँ पे अप कटिंग नहीं की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो, अब कटिंग नहीं की गई है इसलिए लिंकिंग नंबर सेम है, लिंकिंग नंबर सेम है। अब कैसे मैनेज करना पड़ेगा, अब वही मैनेज करना पड़ेगा कि लिंकिंग नंबर आपको कितना रखना है, 32 रखना है। तो जब लिंकिंग नंबर 32 रखना है तो रिथ कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा आपका 32, ठीक। तो इस तरीके से फिर से आपकी एक प्रैक्टिस हो गई, जहाँ पे फिर वही डाउट था कि कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। तो पर चीज़ एकदम एज इट इज ही है, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे इस स्टेप में कोई कटिंग नहीं, तो लिंकिंग नंबर उतनी ही रही। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको याद भी थोड़ी सी चीज़ों को करना पड़ेगा। तो जो मेन क्लास होता है टोपोआइसोमरेज के, वो 2 मेन क्लासेस होते हैं, और ये क्लास किस बेसिस पे बनाए गए हैं, टोपोज आर क्लासिफाइड एज टाइप 1 एंड टाइप 2। किस आधार पे बनाए गए हैं ये, कि किस तरह का वो कटिंग करते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड का करते हैं तो वो टाइप 1 कहलाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड का करते हैं तो वो टाइप 2 कहलाएंगे। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इतनी बार कटिंग वर्ड इस्तेमाल होता है कि हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड भूल जाते हैं। टोपोआइसोमरेज का काम कटिंग के साथ साथ और दूसरा क्या है, रीलाइगेशन का, यानी कटिंग करने के बाद वो नॉर्मली क्या करेगा, लाइगेट भी तो करेगा डीएनए को, या काट के अगर डीएनए को छोड़ देगा तो वो क्या हो जाएगा, डीएनए तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत प्रॉपरली कटिंग करता है, अच्छे से उस जगह को खोजता है जहाँ पे उसको कटिंग करनी है, उसके बाद प्रॉपरली उसको फिर से जोड़ता है, राइट। तो ये दोनों ही इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यानी कि एक उस प्रोटीन है। अब हम डोमेन को तो डिस्क्राइब नहीं करेंगे, प्रोटीन में हम लोगों ने डोमेन्स, स्ट्रक्चरल मोटिव्स, ये सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल तरीके से समझा है। तो आप समझ सकते हैं कोई भी प्रोटीन होती है उसके डोमेन्स होते हैं, यानी अलग अलग उसके पार्ट होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है टोपोआइसोमरेज एक कोई प्रोटीन है, ठीक है, कई सब यूनिट्स की बनी होती है, तो उसका कुछ डोमेन जो है कटिंग का काम करेगा, कुछ रीलाइगेशन का काम करेगा। तो अब आप ऐसी, मैं बार बार ड्रग की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग एक साइंटिफिक नज़रिए से भी चीज़ों को समझ पाएँ, क्वेश्चन तो है ही, और भी आप जो है ग्रो कर सकते हैं अपने ब्रेन को, कि जो ड्रग डेवलपमेंट भी हो रहा है तो कहीं पे ऐसे ड्रग दिए जा रहे हैं कि वो उस डोमेन को इंटरप्ट कर दें जो कि कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ ऐसे ड्रग हो सकते हैं जो कि उस डोमेन पे काम करें जो कि लाइगेशन कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक होता है कि भाई वो कटिंग ही नहीं कर पाएगा,
ऐसा ड्रग आपने बना दिया। एक ड्रग आप ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि वो लाइगेट ही नहीं कर पाया, तो दोनों ही केस में आप क्या कर रहे हैं, टोपोआइसोमरेज को डिसरप्ट करने वाला ड्रग बना रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो ड्रग किस डोमेन पे काम कर रहा है। ओके, तो कमिंग बैक टू आवर मेन थिंग, टाइप फर्स्ट और टाइप टू, तो उनका क्या किस तरफ कैटेगराइज किए गए हैं, एज सिंगल स्ट्रैंड पे काम कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक कॉज कर रहे हैं, या डबल स्ट्रैंड ब्रेक कॉज कर रहे हैं। ठीक, तो ये जेम्स वांग ने 1971 में इसको खोजा और मार्टिन जिलर्टिन ने 1976। यहाँ पे जो है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होता है, ये तो हम लोग को समझ में ही आ गया। यहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है और एटीपी यूज होता है, एटीपी यूज होता है। ठीक, टाइप फर्स्ट टोपोआइसोमरेज वाज डिनोटेड बाय, अब टाइप फर्स्ट में भी कई कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है, तो टोपो फर्स्ट, थर्ड, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो वो भी आ जाएगी जो कि रोमन नंबर से डिनोट किया जाता है, और सब क्लासेस भी हैं। तो टाइप फर्स्ट में 3 सब क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, टाइप फर्स्ट ए, टाइप फर्स्ट बी एंड टाइप फर्स्ट सी। और ये जो सब क्लासेस हैं इनमें तरह तरह के आइसोमरेजेस होंगे जो कि इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक, तो उसको हम लोगों को थोड़ा थोड़ा देखना होगा। ठीक, यहाँ पे भी टाइप 2 में भी ऐसा ही है, रोमन नंबर से ही डिनोट करते हैं, जैसे कि इस कैटेगरी में टोपोआइसोमरेज सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, और इनका जो सब क्लासेस हैं किस ये जो सब क्लासेस हुए हैं किस तरीके से जो अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, क्योंकि भाई टोपोआइसोमरेज क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो कि एक एंजाइमेटिक फंक्शन दिखा रहा है, राइट, कटिंग एंड रीलाइगेशन एंड ऑल दो स्टफ। तो वो किसका बना होगा, अमाइनो एसिड का बना होगा। तो उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के आधार पे, क्योंकि बहुत सारे टोपोआइसोमरेजेस की अब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की जा चुकी है, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के आधार पे उनके डोमेन्स भी डिस्क्राइब किए गए हैं, कौन सा डोमेन क्या स्पेसिफिक काम करता है, कितने सब यूनिट का है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोगों के पास मेजॉरिटी डेटा आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास और सब क्लास को करने के लिए उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनकी सब यूनिट्स और कितने अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस है इसके बिहाफ पे डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उस चीज़ को और तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो टोपोआइसोमरेजेस हैं, जो टोपोआइसोमरेजेस हैं उनमें क्या आपने देखा कि भाई हमारे पास 2 टाइप फर्स्ट हैं, सॉरी टाइप फर्स्ट एक होगा और एक टाइप सेकेंड। अब ये जो लिखने का मतलब है, क्योंकि अभी आप कुछ और रोमन नंबर में देखेंगे फिर कंफ्यूजन होता है वो, तो ये इसको एकदम ध्यान से, ये एक अलग चीज हो गई। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, टाइप फर्स्ट में क्या क्या आएंगे, कौन से सब क्लासेस आएंगे, ये क्या हो गया, ये मेन क्लास हो गया, ये मेन क्लास हो गया। यहाँ पे सब क्लासेस क्या क्या थे इसके, टाइप फर्स्ट ए, टाइप फर्स्ट बी एंड टाइप फर्स्ट सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इसमें भी अगर हम लोग देखें तो हमारे सामने क्या चीजें आएंगी, टाइप फर्स्ट ए में, अब टाइप फर्स्ट ए में ध्यान से देखिए क्या आएगा, टोपो फर्स्ट, टोपो थर्ड, और क्या आएगा, रिवर्स गायरेज। किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये सभी चीजें दिखी ही होंगी। ठीक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे ये बहुत पूछा जाता है रिवर्स गायरेज। ठीक, अब अगर बात आ जाए, अब आप देख सकते हैं रिवर्स गायरेज किस सब क्लास को बिलोंग करता है, टाइप फर्स्ट ए, और टाइप फर्स्ट ए किस मेजर क्लास में आ रहा है, टाइप फर्स्ट टोपोआइसोमरेज। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी को समझना है। अब थोड़ा सा, अब टाइप थर्ड ए में, तो अगर हम लोग आए टाइप थर्ड में,
तो टाइप थर्ड में भी हमारे पास आ जाते हैं टाइप 3 थर्ड अल्फा एंड टाइप थर्ड बीटा। ठीक है, अब ये जो टाइप थर्ड टोपो थर्ड में जो टोपो थर्ड अल्फा आएंगे, ये जो है ये बेसिकली रिपेयर पाथवे में काम करते हैं। भाई डीएनए डैमेज भी तो होता है, तो कभी कभी उसको रिपेयर भी करना है, रिपेयर करने में ये मदद कर रहे हैं कौन, अल्फा। और ये आरएनए मेटाबॉलिज्म में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान अगर कुछ दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ फंस रहा है, कुछ चीज़ें वो हो रही है, तो ये टोपो थर्ड का जो थर्ड बीटा है वो आरएनए मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। ठीक है, टाइप फर्स्ट बी जो है वो आप कह सकते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग कि ये आपको ह्यूमन के कंटेस्ट से ही देखना है, तो थोड़ा डिस्कस करेंगे ह्यूमन। और इसमें कौन सा आता है, टोपो फर्स्ट। अब आपको दिख रहा है टोपो फर्स्ट यहाँ भी है, बट टाइप फर्स्ट ए की बात हो रही है। यहाँ पे टोपो फर्स्ट ए है, वो फर्स्ट टाइप फर्स्ट बी के सब क्लास की बात हो रही है, तो दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, तो दिस इज ह्यूमन टोपो फर्स्ट की बात हो रही है। और जो फर्स्ट सी है उसको याद रखना आसान है, टोपो फिफ्थ। ओके, नेक्स्ट अब बात आती है टाइप 2 में। टाइप 2 में आपके आ जाएंगे, टाइप 2 में आपके आएंगे टाइप 2A एंड टाइप 2B। जैसे यहाँ पे सब क्लासेस फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी थे, यहाँ पे टाइप 2A टाइप 2B है, यहाँ पे टाइप लिख लीजिएगा, टाइप फर्स्ट बी टाइप फर्स्ट सी। ठीक, अब टाइप 2 में आपको क्या ध्यान में रखना है, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेज। अगर आपने बात को मेरी बहुत ध्यान से सुन लिया तो आप लॉजिकली एक चीज तुरंत निकाल सकते हैं कि ये वही डीएनए गायरेज है एक्चुअली, जो कि प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया में पाया जाता, और मेजॉरिटी ड्रग जो एंटीबायोटिक फॉर्म में बनाई गई हैं वो किसके लिए बनाई जा रही हैं, इसी के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, दिस इज बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में के जीनोम को रेप्लिकेट करने में हेल्प करने के लिए ये डीएनए टोपोआइसोमरेज काम करता है। इसका नाम क्या है, प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेज। किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, टाइप 2A को बिलोंग करता है। तो ये नहीं बोल देना है कि टाइप 2A है ये, मतलब ये टाइप 2A की कैटेगरी में पाया जाने वाला ये डीएनए गायरेज है, या सिर्फ इसको गायरेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, इसलिए ये इंटरेस्टिंग हो गया। यहाँ पे क्या है, रिवर्स गायरेज। ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस करता है, यहाँ पे इसका हम रोल भी लिख रहे हैं, ये इंट्रोड्यूस करता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग टाइप 2 की, क्योंकि टाइप उसकी बात हो चुकी थी, तो टाइप 2 की बात कर रहे थे हम लोग। और टाइप 2 में हम लोग बात कर रहे थे कि दो होते हैं, टाइप 2A होता है और टाइप 2B होता है, ये ध्यान में रखना है। फिर हम लोगों ने टाइप 2 को समझना शुरू किया था, टाइप 2 को, और उसमें हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेज, और जिसके लिए बात कही गई कि ये एंटीबायोटिक्स जो मेजरली बनाए जा रहे हैं, और अगर वो एंटीबायोटिक को काम करना है, टोपोआइसोमरेज के अगेंस्ट बनाए जा रहे हैं, तो वो इसके लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक आता है टोपो4, फिर आता है, फिर इसी में आता है यूकैरियोटिक टोपो सेकेंड। ठीक, इसमें जो आता है यूकैरियोटिक टोपो सेकेंड में दो और आते हैं, यूकैरियोटिक टोपो सेकेंड अल्फा, यूकैरियोटिक टोपो सेकेंड, पूरा नाम बोलते हुए मैं लिख रही हूँ, फिर टोपो सेकेंड बीटा, ये दो आ गए। ठीक है, फिर टाइप 2B में हम लोग आ जाते हैं। टाइप 2B में क्या आते हैं, टाइप 2B में आते हैं
टोपो 6 और टोपो 7, ये सब नोवेल हैं, अभी अभी डिस्कवर किए गए हैं। टोपो 7 एंड मिनी ए ये अभी रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं, दिस 7 एंड, तो इसी को थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी और ध्यान में रखना है। बाकी अब देखिए यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये आपको टाइप फर्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको टाइप 2 दिख रहा है। तो ये मेजर सब क्लास की बात हो रही है, और मेजर सब क्लास में हमारे टाइप 2 में कौन थे, टाइप 2A, टाइप 2B। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने देखा फर्स्ट A और फिर फर्स्ट B एंड फर्स्ट C। अगर टाइप फर्स्ट को बहुत ध्यान से देखें तो आप देख रहे होंगे कि जो टाइप फर्स्ट में हम लोग को पता है A B C तो थे, ठीक है, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों साथ में लिखे गए हैं और ये अलग लिखा गया है। तो ध्यान क्या देना है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये जो लिंकिंग नंबर को जो चेंज करता है, सिंगल स्ट्रैंड क्लीवेज करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो ये टाइप फर्स्ट क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड क्लीवेज और लाइगेशन करते हैं। टाइप 2 क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करते हैं और लाइगेट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक। तो टाइप फर्स्ट ए को ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली उसका जो मैकेनिज्म है, उसका मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म से वो ये काम कर रहा है, उसका नाम क्या है, स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म। जो फर्स्ट बी और फर्स्ट सी करते हैं वो किस मैकेनिज्म से करते हैं, कंट्रोल्ड रोटेशन मैकेनिज्म, सिंपल। डबल स्ट्रैंडेड वाला भी कैसे करता है, टाइप 2 जो है आइसोमरेज, उनके सभी क्लासेस जो हैं वो कैसा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ब्रेक करने के लिए और लाइगेट करने के लिए, स्ट्रैंड पैसेज, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो टर्म दिया है 5 स्ट्रैंड क्लीवेज, और ये अभी आप ये आपको जब पूरा पढ़ लेंगे तो ये आपको पिक्चर काम आ जाएगा अपना रिवीजन करने के लिए। तो ये आगे काम तो आना, जब तक इसको समझ लेंगे फिर आप इसको यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि ये 5 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्लीवेज कर रहा है, ये 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड क्लीवेज करता है। इसका क्या मतलब है अभी हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसको देखेंगे। फिर ये क्या हो गया, 5 प्राइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्लीवेज, ठीक है। तो ये आपके हो गए कि किस तरीके से मैकेनिज्म में ये डिफर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे एक और चीज को साथ में ही दिया गया है, ये आपके ऊपर है, आप इसकी मदद से रिवीजन के लिए इसको रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये किस कलर का दिख रहा है, ये पिंक कलर का है, यानी कि ये टाइप फर्स्ट ए की बात हो रही है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं स्लाइटली और डल हो गया है, तो दिस इज टाइप फर्स्ट बी, यानी ये इसकी बात है। टाइप फर्स्ट सी जो है वो ये है, ठीक है। तो आपको कलर के हिसाब से समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे भी पूरा दिया हुआ है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने उसके प्रैक्टिस के लिए आप इसको अपने कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं कि जो रिवर्स गायरेज है वो क्या है, टाइप फर्स्ट ए। ये खुद में अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर्स गायरेज क्या है, टाइप फर्स्ट ए, तो टोपोआइसोमरेजेस है। रिवर्स गायरेज करता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कर रहा है, पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इंट्रोड्यूस, या देखिए यही एक अकेला है, बाकी कोई क्या, यहाँ एरो का निशान दिख रहा है, इसलिए रिवर्स गायरेज क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। इट इज इंट्रोड्यूसिंग व्हाट, सुपर कॉइल, ठीक है। क्या है, हाँ, एटीपी का यूज कर रहा है। ये यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, ये यहाँ मतलब जो रेड डॉट दिए हुए हैं वो क्या है, एटीपी का की बात हो रही है, ठीक। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं। टाइप टोपो फर्स्ट बी या टोपो फिफ्थ, टोपो फर्स्ट बी और टोपो फिफ्थ। टोपो फिफ्थ अगर आप लोग को याद हो तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो टाइप फर्स्ट सी क्लास को बिलोंग करता है। टोपो फिफ्थ टाइप फर्स्ट सी क्लास को बिलोंग करता है, और टोपो फर्स्ट बी क्लास को बिलोंग करता है। ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, बिना एटीपी यूज किए, अब यहाँ एटीपी यूज नहीं हो रहा, बिना एटीपी यूज किए पॉजिटिवली सुपर कॉइल डीएनए को क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली सुपर कॉइल को रिलैक्स कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट आइए टोपो सेकेंड 4 और डीएनए गायरेज। तो अब थोड़ा आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। टोपो सेकेंड कहाँ पे आप लोगों ने देखा था? दिस टोपो सेकेंड इज व्हाट? दिस टोपो सेकेंड इज टाइप 2A पॉलीमरेज। टाइप 2A पॉलीमरेज में और कौन आ रहा है? टोपो 4 आता है और डीएनए गायरेज आता है। यस, द सेम वन, प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेज। ये तीनों ही, यानी कि जो टोपो फर्स्ट है, ठीक है, जो टोपो 2A है, सॉरी, जो टोपो 2A है, वो 2A आप देख सकते हैं, उसका फंक्शन यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है। टोपो 2A में पाए जाने वाले दिस वन, ये इसी की बात हो रही है ना, इसी की बात हो रही है, ठीक है। यही तीनों दिए हुए हैं। इनका काम क्या है? एकदम क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इनका काम क्या है। एटीपी का इस्तेमाल करके ये सुपर कॉइल्ड को किस में कर रहे हैं? रिलैक्स्ड में कर रहे हैं, ठीक है। फिर टोपो 6 किस कैटेगरी में आता था? टाइप 2B में आता है, ठीक है, टाइप 2B में। कलर भी मैच कर सकते हैं, तो ये एटीपी का इस्तेमाल करके ये कर रहा है। अब दूसरी चीज आ रही है, जो भी हम लोगों ने कैटेगरी देखी उसमें से कौन कौन लोग नेगेटिव सुपर कॉइल को रिलैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप अपना भी डायग्राम ओरिजिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोपो सेकेंड 4 और डीएनए गायरेज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? ये तीनों ही पॉजिटिव सुपर कॉइल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? रिलैक्स में कर रहे हैं। ये तीनों ही नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को किसमें कर रहे हैं? रिलैक्स में कर रहे हैं, ठीक। यहां पे आप देख सकते हैं। तो आप अलग से एक साथ भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये आ गई, फिर से मैं बार बार कोट कर रही हूँ, डीएनए गायरेज से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो डीएनए गायरेज क्या कर रहा है? वो पॉजिटिव सुपर कॉइल को जब रिलैक्स करता है तो एटीपी यूज कर रहा है, पर जब नेगेटिव सुपर कॉइल को वो रिलैक्स कर रहा है तो एटीपी यूज नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे एटीपी यूज नहीं कर रहा। पर डीएनए गायरेज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो इंट्रोड्यूस करता है नेगेटिवली सुपर कॉइल। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों डीएनए गायरेज और रिवर्स गायरेज को कंपेयर किया जाता है या क्वेश्चन बनने लगे हैं। हालांकि यहाँ एटीपी यूज होता है, तो क्यों क्वेश्चन बनने लगे? क्योंकि रिवर्स गायरेज एक ऐसा एंजाइम है, सिर्फ वही है जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस कर रहा है। डीएनए गायरेज ही एक ऐसा एंजाइम है जो कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस कर रहा है यूजिंग एटीपी, ये भी एटीपी। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पर क्योंकि मेन क्या होता है, पता चला यही याद रख लिया आप लोगों ने, पर डीएनए गायरेज और क्या कर रहा है? रिलैक्स भी कर रहा है। इसके फंक्शन देखिए आप, रिलैक्स भी कर रहा है। किसको रिलैक्स कर रहा है? नेगेटिव से रिलैक्स डीएनए में और पॉजिटिव से इसमें। तो आपको एक कलेक्टिवली आप अपना ये चीज ओरिएंट कर सकते हैं, ठीक। और बाकी आप इसी तरीके से यहाँ पे रिवर्स गायरेज का एक और फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? नेगेटिव सुपर कॉइल डीएनए को रिलैक्स कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो हैं, अगर एक जगह सारे ही आप इस तरीके से फ्लो चार्ट में डायग्राम बना सकते हैं और सभी का फंक्शन साथ में लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे आप एक कॉपी पे, तो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आ जाएगी। दूसरी आपको क्या करना है, ये तो आ गई कि पॉजिटिव से रिलैक्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है, नेगेटिव से रिलैक्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है, प्लस इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है। तो ये मैं थोड़ा ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए, ठीक है। और रिवर्स गायरेज जो, अब दूसरी चीज हम लोग के पास क्या है? कैटेनेशन एंड डीकैटेनेशन, ठीक है। तो यानी कैटिनेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आइसोमरेजेस, वो भी आप कलेक्टिवली एक जगह लिख सकते हैं।
और डीकैटेनेशन के लिए कौन कर रहे हैं, यानी दोनों को अलग कौन कर रहे हैं, दो जो डॉटर डीएनए बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके ये भी फंक्शंस हम लोगों को सारे दिख रहे हैं कि मेनली टोपो सेकेंड की जो कैटेगरी है वो इन्वॉल्व हो रही है ये काम करने में, और प्लस टाइप फर्स्ट ए की कैटेगरी, यानी टाइप फर्स्ट बी और फर्स्ट सी कैटिनेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप मैच कर सकते हैं, टाइप फर्स्ट बी और टाइप फर्स्ट सी दे आर नॉट इन्वॉल्व इन कैटिनेशन एंड डीकैटिनेशन, बट टाइप फर्स्ट दिस वन मीन्स टाइप फर्स्ट ए जो है और टाइप सेकेंड वो इन्वॉल्व हो रहे हैं।